अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसमें हम आर्टिकल 138 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 139 से ऑनवर्ड करेंगे। आर्टिकल 139 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखें, हम कानून शहादत ऑर्डर में एक पीछे प्रिंसिपल पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके अगर आप कंटेंट्स को प्रूव करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। आपको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। इधर वो प्राइमरी एविडेंस आप उसकी दे दें, ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दें, या अगर सर्कमस्टांसेस हैं और कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे दें तो आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ये मेन प्रिंसिपल है। अब इस आर्टिकल में इसी को फर्दर आगे एलेबोरेट किया गया है कि अगर कोई विटनेस आ जाए कोर्ट में और वो आके किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस देना शुरू कर दे उसको प्रोड्यूस किए बगैर, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है। आर्टिकल 139 एविडेंस हैज़ टू मैटर्स इन राइटिंग। Any witness may be asked while under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document and if he says that it was। देखें, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 हम पढ़ के आए थे। उसमें यह था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ग्रांट हो, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट बना लिया गया हो, उसे इन राइटिंग में तैयार कर लिया गया हो, तो फिर आपको वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में आया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग या किसी ग्रांट या किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एविडेंस देने आया है, तो आप उस पर क्वेश्चन पुट करोगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ग्रांट्स, ये जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है हुई है जिसके रिगार्डिंग आप एविडेंस देने आए हो, क्या इसको इन राइटिंग रिड्यूस किया गया था, इसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया गया था। अगर तो वो कह देता है कि जी हाँ, ये इसके रिगार्डिंग हमने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था, तैयार कर लिया था। पहली बात ये। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, और इफ़ ही इज़ अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और टू बी प्रोड्यूस्ड, या फिर वो विटनेस कोर्ट में आके एग्ज़ाम उस अपनी गवाही देने लगा है और वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के रिगार्डिंग गवाही देने लगा है जिसके रिगार्डिंग उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी था। देखें, वही बात आ रही है आर्टिकल 102(3) वाली, वही जो हमारा जनरल प्रिंसिपल आ रहा है कि विटनेस आके उसने एक तो किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग उसके कंटेंट्स के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस देनी शुरू कर दिया, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे पहली बात कि क्या इसके रिगार्डिंग आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया था। उसने कहा दिया हाँ जी किया था। दूसरी बात कि उसने एविडेंस देनी शुरू कर दी है, उसके कंटेंट्स के उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो एविडेंस देने लगा है, तो यहाँ पे आप और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो एडवर्स पार्टी होगी वो क्या करेगी, द एडवर्स पार्टी मे ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस being given until such document is produced। तो यहाँ पे जो मुखालिफ वकील होगा ना, देखें, हमें कानून शहादत ऑर्डर ये बड़ा टेक्निकल है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। अगर हमें इस सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी तो हम कोर्ट में जब एविडेंस होती है, सारा केस तो एविडेंस की बेसिस पे डिसाइड होना होता है। अगर हमें इसके मेन प्रिंसिपल्स पता होंगे तो हम टाइमली ऑब्जेक्शंस ले सकेंगे। अब अगर विटनेस आके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किए बगैर ही उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के रिगार्डिंग एविडेंस देना शुरू कर दे और दूसरे वकील को पता ही ना हो, उसने कानून शहादत कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्शन ली जानी ज़रूरी है कि रुक जाओ भाई, आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। ये नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए बगैर ही आप कंटेंट्स के रिगार्डिंग एविडेंस देना शुरू कर दो। ये मेन प्रिंसिपल है। The adverse party may object to such evidence being given until such document is produced। जब तक वो कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक एविडेंस नहीं दे सकते हो, ये ऑब्जेक्शन लेगा एडवर्स पार्टी का वकील। और until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it। या फिर वो अगर सेकेंडरी एविडेंस के लिए वो इंटाइटल है तो वो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करे। बट इन नट शेल के डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के रिगार्डिंग विटनेस आके गवाही नहीं दे सकता। इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है आर्टिकल 139 के साथ, वो थोड़ी सी कंसेशन देती है।
वो एक सर्कमस्टांस बता रही है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किए बगैर ही उसके कंटेंट्स के रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो, लेकिन ये एक बड़ा लिमिटेड सी कंसेशन है। एक्सप्लेनेशन सेज अ विटनेस may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of document, कि एक विटनेस ओरल एविडेंस दे सकता है जो कि स्टेटमेंट्स उसको किसी दूसरे पर्सन ने दी हों उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के रिगार्डिंग, इफ़ सच स्टेटमेंट्स आर इन देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट्स, और अगर वो जो स्टेटमेंट्स वो दी गई हैं वो रेलेवेंट होंगी तो इस सूरत में उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किए बगैर ही आप एविडेंस दे सकते हो। किसी दूसरे बंदे ने अगर आपको, किसी अदर पर्सन ने अगर आपको बताया है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के रिगार्डिंग, लेकिन कंडीशन ये है कि वो रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए इटसेल्फ। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हमें बात ज़्यादा क्लियर होगी, अदरवाइज़ ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए असॉल्टेड बी। अब कोर्ट में केस चल रहा है कि क्या ए ने बी पे असॉल्ट किया है, ये केस चल रहा है, ए एक्यूज़ है कि क्या उसने बी को मारा पीटा या नहीं पीटा। सी डिपोजेस दैट ही हर्ड ए से टू डी। यहाँ पे इस केस में सी एक विटनेस आया कोर्ट में, उसने आके कहा कि सी डिपोजेस दैट ही हर्ड ए से टू डी, कि ए उसने सुना है, ये गवाह कह रहा है कि मैं, सी आके कह रहा है कि मैंने सुना है कि ए एक पर्सन डी को कह रहा था, क्या कह रहा था, बी रोट अ लेटर अक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट, कि बी ने मुझे एक लेटर लिख दिया है कि मैं चोर हूँ, एंड आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, और मैं इसका बदला लूँगा। सिंपल सी बात है, ए पे केस चल रहा है कि क्या उसने बी पे असॉल्ट किया या नहीं। सी एक विटनेस आया, उसने कहा कि मैंने सुना है कि ए डी को कह रहा था, एक थर्ड पर्सन को, एक दूसरे बंदे को कह रहा था कि बी ने मुझे एक लेटर लिखा और उसमें उसने कहा कि मैं चोर हूँ, अब मैं इस बात का बदला लूँगा। दिस स्टेटमेंट इज़ रेलिवेंट। अब ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है एज शोइंग एज मोटिव फॉर द असॉल्ट, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट से उस असॉल्ट का मोटिव बता रहा है। अब मोटिव जो होता है वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। एंड एविडेंस मे बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज़ गिवन अबाउट द लेटर। तो यहाँ पे ये एविडेंस जो है एडमिसिबल होगी, दो उसमें किसी लेटर के रिगार्डिंग उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, उसके रिगार्डिंग कोई और एविडेंस नहीं दी गई। सो कहने का मतलब ये है कि अगर तो वो स्टेटमेंट जो है वो इटसेल्फ रेलेवेंट होगी, जैसे इस एग्जांपल में वो उसका मोटिव बता रही थी, तो यहाँ पे उस लेटर को प्रोड्यूस किए बगैर ही वो विटनेस आके उस लेटर के कंटेंट्स के रिगार्डिंग एविडेंस दे सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 140, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, के जो विटनेस गवाही देने आ रहा है उसने अगर कोई प्रीवियस स्टेटमेंट्स दी हैं उनके रिगार्डिंग जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है उससे रिलेटेड है। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल में भी दो पार्ट बेसिकली बताए गए हैं। अब विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। यहाँ पे पहला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई विटनेस आया और उसने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दी है तो आप उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, और जब आप उस पर क्रॉस एग्जामिन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाओ भी। फॉर इंस्टेंस अगर प्रीवियस स्टेटमेंट में कौन सी आ जाती है, कंप्लेनेंट आया है, उसने अगर एफआईआर करवाई है तो वो उसकी एक प्रीवियस स्टेटमेंट है। उसके अलावा 161 के विटनेसेस के स्टेटमेंट्स होते हैं जो वो पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाते हैं। तीसरा आ गया कि समटाइम्स 164 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए जाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। सो इस किस्म का कोई भी स्टेटमेंट जो कि प्रीवियसली राइटिंग में हो तो आपके पास जो अपोजिट काउंसिल होती है वो क्रॉस एग्जामिन उस पर कर सकती है, पहली बात। दूसरे पोर्शन में क्या कह रहे हैं, बट इफ़ इट इज़ इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग his attention must before the writing can be proved be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him। दूसरी बात होती है कि जो विटनेस आया होता है ना उसको कंट्राडिक्ट करवाया जाता है उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से, कि
आपने पहले ये बयान दिया था, अब आप ये बयान दे रहे हो, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए। अब ये जब आपने उस पर्सन को डिस्क्रेडिट करना है कि जो आप ये साबित करना चाहते हो कि ये गवाही जो देने है ये झूठा गवाह है, तो आप उस गवाह ने पहले अपनी जो राइटिंग में कोई उसकी स्टेटमेंट थी उसमें उसने कुछ कहा है, अब कुछ कहा है, तो आप उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हो। लेकिन ये कंट्राडिक्शन के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे कहा गया है कि आपने उसको वो पोर्शन उस स्टेटमेंट का दिखाना है कि भाई पहले आपने ये कहा था, अब आप आज कोर्ट में आके ये कह रहे हो, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए 2 पार्ट्स आ गए। जब आप उस पर स्ट्रेट वे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, उसको कंट्राडिक्ट नहीं करवाना चाहते हो कि पहले उसने क्या कहा था और अब क्या कहा था, तब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाओगे। लेकिन जब आपने उसको कंट्राडिक्ट करना है उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से, तो इस सिचुएशन में आपको वो उसकी प्रीवियस राइटिंग दिखानी पड़ेगी। इसमें बस ये इतनी सी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 141, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन के कौन से क्वेश्चन जो हैं वो लॉफुल होंगे, वो पूछे जा सकते हैं। व्हेन अ विटनेस इज़ क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू क्वेश्चंस हियर इन बिफोर रेफर्ड टू बी आस्क्ड एनी क्वेश्चंस विच टेंड। नंबर 1, देखें अब क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई लिमिट तो होती नहीं है। आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, आप चाहते हैं कि केस आपकी फ़ेवर में आए, वो विटनेस जो है वो उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, साबित किया जाए कि ये झूठा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस किस्म के, एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हर किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं, जो 3 मेजर टाइप्स बता दी गई हैं टू टेस्ट हिज वेरासिटी, कि पहली बात ये आप साबित करना चाहते हो कि ये गवाह जो आया ये झूठा है, ये तो हमेशा ही झूठ बोलता है, उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हो, तो आप उसको झूठा साबित करने के लिए या ये साबित देखने के लिए कि वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में। नंबर 2, टू डिस्कवर हु ही इज़ और व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो क्या है, उसका मुआशरे में मकाम क्या है, क्या वो हमेशा से झूठ वगैरह बोलता रहता है, उसकी जो सोसाइटी में क्या वैल्यू है, वो क्या काम करता है, इस किस्म के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उससे। क्या वो पहले कभी कन्विक्ट हुआ है फॉल्स एविडेंस वगैरह देने पे, यानी उसके करैक्टर के रिगार्डिंग कि वो कितना सच्चा है, ये इसको साबित करने के लिए आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो कि उस मुआशरे में उसका मुकाम क्या है। नेक्स्ट जो थर्ड वन बताइए, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करैक्टर, ये वही बात आ गई कि उसके करैक्टर के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये साबित करने के लिए कि ये झूठा बंदा है। देखिए जो विटनेस आया है, जो अपोजिट काउंसिल ने, उसने आके ऑब्वियसली उस पार्टी के अगेंस्ट ही गवाही देनी है दूसरी के, तो जो अपोजिट काउंसिल होता है कि उसकी कोशिश ये होती है कि ये जो विटनेस आया ना, मैं इसको डिस्क्रेडिट करूँ, मैं ये साबित करूँ ये झूठा है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये तो करता ही इस तरह पैसे लेके ये गवाहियाँ देता है। सो टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करैक्टर, वो उसके करैक्टर के इंजर करने के लिए कि अच्छे करैक्टर का बंदा नहीं है, कोर्ट को इसकी गवाही पे यकीन नहीं करना चाहिए। ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम और माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बी एक्सपोज्ड हिम टू बी ए पेनल्टी और फॉरफीचर। तो यानी सिंपल वर्ड्स में करें, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उस पर्सन को डिस्क्रेडिट करने के लिए आप हर किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आपने नहीं सोचना होता कि ये अगर ये इससे मैं सवाल कर रहा हूँ तो ये इससे खुद भी फंस सकता है, इसको भी कोई फ़ाइन वगैरह हो सकता है। एनी हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस की वेरासिटी को चेक करने के लिए, उसका मुआशरे में मकाम चेक करने के लिए कि वो कितना रीज़नेबल पर्सन है, उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 142, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, के किस वक्त जो विटनेस को कोर्ट कंपेल कर सकती है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू अ मैटर रेलेवेंट टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू। देखें अब इसमें आर्टिकल 15 का जिक्र कर दिया गया। अब आर्टिकल 15 में बेसिकली ये बताया गया था कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी पर्सन को, किसी विटनेस को कंपेल कर सकती हो इसके आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि जी मैं नहीं आंसर देता हूँ, मैं अगर इसका आंसर दूंगा तो मेरे ख़िलाफ़ ही मुकदमा बन जाएगा, मुझे ही को फ़ाइन वगैरह हो जाएगा, मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, मैं तो खुद फंस जाऊँगा।
सो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ये कोर्ट अगर किसी पर्सन को कंपेल करती है तो आर्टिकल 15 उस पर अप्लाई हो जाता है कि यहाँ पे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। कोर्ट कंपेल कर रही है, वो रेलेवेंट फैक्ट है, उस पर केस डिसाइड होना है तो उसको आंसर देना पड़ेगा। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि जी मैं खुद फंस जाऊँगा। यहाँ पे आर्टिकल 15 में फ़र्दर ये बताया गया था प्रोवाइज़ो में कि अगर वो पर्सन किसी विटनेस को कंपेल किया गया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो और अगर वो देता है तो उसके ख़िलाफ़ उसके जवाब के उस देने की वजह से उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जाएंगी, उसको अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी फोरफीचर वगैरह नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट उसको कंपेल कर रही हो भाई आप जवाब दो, हमने केस को हल करने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। वो बेचारा मजबूरन एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकता, वो जवाब देता है। तो इतनी रिलैक्सेशन आर्टिकल 15 में दे दी गई थी कि उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर उसने झूठी गवाही वहाँ पे दे दी, वहाँ पे झूठा बयान दे दिया तो उस पे उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। लेकिन उसका जवाब देने पे अगर वो ख़ुद उसमें फंस रहा हो तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे ऑब्वियसली उससे कंपेल कर रही है, ज़रूरी है उसका आंसर लेना। तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे कानून में दी गई है ताकि जवाब उससे ले लो और अपने केस को हल करो। अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और अभी थोड़ी देर में लाइट चली जानी है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 143 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।